नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लॉर्ड वाइस और मैं हूं आपके साथ चेतन। चलिए डालते हैं कानून से जुड़ी कुछ खबरों पर एक नजर। सुप्रीम कोर्ट अब एक अहम सवाल पर विचार करने जा रहा है। क्या तलाकशुदा और अविवाहित पुरुषों को सैरोगेसी के जरिए बच्चा पैदा करने से रोकना संविधान के अनुरूप है या नहीं। यह मामला तब उठा जब एक 45 वर्षीय तलाकशुदा अविवाहित पुरुष ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की। उसने सैरोगेसी अधिनियम 2021 की धारा 21S को चुनौती दी है। उसका कहना है कि यह प्रावधान पुरुषों के साथ भेदभाव करता है और उनके प्रजनन स्वायत्तता यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी के अधिकार का उल्लंघन करता है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि क्या ये कानून संविधान के तहत मिले समानता के अधिकार यानी कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है या नहीं। याचिकाकर्ता की दलीलें क्या थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि सैरोगेसी अधिनियम की धारा 21S के मुताबिक केवल 35 से 45 वर्ष की आयु की विधवा या तलाकशुदा महिला ही सैरोगेसी का सहारा ले सकती हैं, लेकिन तलाकशुदा या अविवाहित पुरुषों को इस सुविधा से साफ तौर पर वंचित कर दिया गया है। उसका कहना है कि यह भेदभावपूर्ण रवैया है। कानून बिना किसी तर्क के पुरुषों को बाहर कर रहा है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि प्रजनन का अधिकार हर व्यक्ति का व्यक्तिगत और बुनियादी अधिकार है। इसमें लिंग के आधार पर भेदभाव करना न केवल अन्यायपूर्वक है बल्कि पूरी तरह से असंवैधानिक भी है। इस मामले की पृष्ठभूमि क्या है। सैरोगेसी अधिनियम 2021 भारत में सैरोगेसी के नियमों को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम के मुताबिक केवल विवाहित भारतीय दंपति जिनकी शादी को कम से कम 5 साल हो चुके हो या फिर विधवा या तलाकशुदा महिलाएं जिनकी आयु 35 से 45 वर्ष के बीच में हो, सैरोगेसी के जरिए बच्चा पा सकती हैं। पुरुषों के लिए सैरोगेसी का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया है, चाहे वो तलाकशुदा हो या अविवाहित। इसका उद्देश्य सैरोगेसी के दुरुपयोग को रोकना था, लेकिन कई लोगों का मानना है कि यह नियम आज की सामाजिक हकीकत को नहीं समझता और लैंगिक समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मुख्य रूप से निम्नलिखित सवालों पर विचार करेगा। क्या सैरोगेसी कानून पुरुषों के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहा है। क्या तलाकशुदा और अविवाहित पुरुषों को सैरोगेसी का अधिकार देना चाहिए। क्या प्रजनन का अधिकार संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। क्या कानून का यह प्रावधान स्पष्ट मनमानी है। सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेगा कि क्या इस तरह का वर्गीकरण यानी केवल महिलाओं को छूट देना और पुरुषों को नहीं किसी तार्किक उद्देश्य की पूर्ति करता है या ये केवल एक रूढ़िवादी सोच का परिणाम है। इस मामले का समाज पर क्या असर होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट तलाकशुदा और अविवाहित पुरुषों के पक्ष में फैसला देता है तो यह भारतीय समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। यह फैसला पुरुषों के प्रजनन अधिकारों को मान्यता देगा और स्पष्ट करेगा कि परिवार बनाने का अधिकार केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है। साथ ही यह निर्णय भविष्य में सैरोगेसी से जुड़े अन्य कानूनों को भी प्रभावित कर सकता है। इस बीच अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में जजों की भारी कमी और मामले के बढ़ते बोझ पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इस संदर्भ में अदालत ने धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को 1 मई से 11 मई तक कजाकिस्तान और जॉर्जिया में रोटरी क्लब की सभा में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया ने कहा कि अदालतों में मामलों की अत्यधिक संख्या के कारण अपीलों का समय पर निपटारा नहीं हो पा रहा, जिससे कई मामले अनसुने रह जाते हैं। उन्होंने इससे न्यायाधीशों के लिए अत्यंत पीड़ादायक बताया। अदालत ने माना कि जब तक अपीलों का निपटारा नहीं होता तब तक दोषी व्यक्ति की सामाजिक और व्यावसायिक गतिविधियों में भागीदारी पर अनावश्यक प्रतिबंध उचित नहीं है। इसलिए अदालत ने 5 लाख के व्यक्तिगत बाउंड और सम्मान राशि के एक जमानतदार के साथ यात्रा की अनुमति दी है। सीबीआई ने पहले इस यात्रा का विरोध किया था, ये कहते हुए कि ये एक अवकाश यात्रा है और व्यक्ति वापस नहीं आ सकता। हालांकि अदालत ने उचित शर्तों के साथ यात्रा की अनुमति दी ताकि व्यक्ति की वापसी सुनिश्चित की जा सके और लंबित कानूनी कार्रवाई में भागीदारी बनी रहे। यह मामला न्यायिक प्रणाली में जजों की कमी और मामले के बढ़ते बोझ की ओर ध्यान आकर्षित करता है, जो समय पर न्याय प्रदान करने में बाधा बन रहे हैं।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अताउर रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने कहा कि न्यायाधीशों का तबादला, शपथ ग्रहण और कार्यभार संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 2171(b) के तहत संरक्षित है। याचिका में दावा किया गया था कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ उनके सरकारी आवास में नकदी मिलने के आरोपों के चलते उनका तबादला और शपथ ग्रहण असंवैधानिक है। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अगली खबर की ओर चलते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि किसी व्यक्ति द्वारा पीड़िता के स्तनों को छूना का प्रयास करना गंभीर यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है, लेकिन इसे बलात्कार का प्रयास नहीं माना जा सकता। यह निर्णय एक मामले की सुनवाई के दौरान आया जिसमें आरोपी को पहले गंभीर यौन उत्पीड़न और बलात्कार के प्रयास दोनों के लिए दोषी ठहराया गया था और 12 साल की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पाया कि पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की पेट या उसके प्रयास के संकेत नहीं मिले। पीड़िता के अनुसार आरोपी शराब के प्रभाव में था और उसने उसके स्तनों को छूने का प्रयास किया। कोर्ट ने कहा कि यह कृत्य गंभीर यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आता है, लेकिन बलात्कार के प्रयास की श्रेणी में नहीं आता। इस निर्णय के साथ ही कोर्ट ने आरोपी की सजा को और जुर्माने को अपील के निपटारे तक निलंबित कर दिया। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अंतरिम आदेश अपील की अंतिम सुनवाई को प्रभावित नहीं करेगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना न्यायिक सेवा में तेलुगु भाषा की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ता मोहम्मद सुजात हुसैन की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि नियम केवल तेलुगु भाषा की आवश्यकता को निर्दिष्ट करता है, अन्य भाषाओं को बाहर नहीं करता। हुसैन ने तर्क दिया कि उन्होंने अपनी शिक्षा उर्दू माध्यम से प्राप्त की है और तेलुगु भाषा की अनिवार्यता उनके लिए अनुचित है। हालांकि कोर्ट ने इसे राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय मानते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इससे पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय ने भी हुसैन की याचिका को खारिज कर दिया था। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वायुसेना से पूछा कि वह एक सौतेली मां को पारिवारिक पेंशन का लाभ क्यों नहीं दे रही, जिसने मृतक अधिकारी को 6 वर्ष की आयु से पाला पोसा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि यदि एक महिला बच्चे की प्रारंभिक आयु से उसकी देखभाल करती है तो क्या वह मां नहीं मानी जाएगी। वायुसेना ने पेंशन विनियमों का हवाला देते हुए कहा कि केवल जैविक मां ही पात्र होती है। कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि ऐसे विनियम संवैधानिक नहीं है और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। मामले में अगली सुनवाई के लिए समय दिया गया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि आर्थिक अपराधों को अन्य अपराधों से अलग माना जाता है और हाईकोर्ट को ऐसी एफआईआर रद्द करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आर्थिक अपराधों में सार्वजनिक हित जुड़ा होता है और यदि आरोपी की भूमिका गंभीर हो तो हाईकोर्ट को एफआईआर रद्द करने से पहले पूरी जांच करनी चाहिए। यह निर्देश विशेष रूप से उन मामलों में महत्वपूर्ण है जहां आरोपी और पीड़िता के बीच समझौता हुआ हो, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट को हस्तक्षेप करने से पहले पूरी स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर अश्लील और अनुचित सामग्री की स्ट्रीमिंग को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट ने एक्सकॉप, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, उल्लू, डिजिटल, एएलटी बालाजी, मूवी, गूगल, एप्पल और मेटा जैसी प्रमुख कंपनियों को नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि कुछ नियामक ढांचे पहले से मौजूद है, लेकिन अतिरिक्त उपायों पर विचार किया जा रहा है। कोर्ट ने बच्चों को ऐसी सामग्री से बचने की आवश्यकता पर भी बल दिया। मामले की अगली सुनवाई में सभी पक्षों से जवाब मांगा जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे द लॉ एडवाइस।